अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं आइसोमेरिज्म के सेकेंड टाइप पर, और ये है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसका अदर नेम है स्पेस आइसोमेरिज्म, त्रिविम समवयवता। ओके, तो देखो बच्चों, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें जो आइसोमर्स होते हैं उनमें बॉन्डिंग पैटर्न मींस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ये तो चेंज नहीं होगा, बट जो आइसोमर्स होंगे उनके स्टीरियोजेनिक सेंटर मींस डबल बॉन्ड, एसिमेट्रिक सेंटर, रिंग, इसके चारों तरफ जो एटम्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट या स्पेस अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट, ये चेंज होता है। तो ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, और ये जो फिनोमिना है आइसोमेरिज्म की, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें जो आइसोमर्स होंगे वो फिजिकली डिफर हो सकते हैं, केमिकली डिफर हो सकते हैं, फिजिकली और केमिकली दोनों में डिफर हो सकते हैं, दोनों में सिमिलर भी हो सकते हैं। केवल इनका 3D अरेंजमेंट बदलेगा, उस अरेंजमेंट से रिलेटेड चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो थोड़ा चेंज होंगी। बाकी आइसोमर्स में बहुत ज्यादा केमिकली फिजिकली चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, यही मैंने डेफिनेशन दी है कि द आइसोमेरिज्म इन विच नो चेंज इन बॉन्डिंग पैटर्न मींस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इन आइसोमर्स बट हैव डिफरेंट रिलेटिव 3D अरेंजमेंट मींस जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है उसके चारों तरफ जो एटम्स हैं या ग्रुप्स हैं उनका स्पेस अरेंजमेंट, ओके, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एटम अराउंड द सेंट्रल स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो इस तरह से उस स्टीरियोजेनिक सेंटर के चारों तरफ क्या चेंज होता हुआ दिखेगा आपको? एटम्स या ग्रुप्स का 3D अरेंजमेंट। तो ऐसे अरेंजमेंट के कारण जो आइसोमर्स बनेंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, समझ गए बच्चों कि एक ऐसी समवयवता, एक ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें जो समावयवी हैं आइसोमर्स हैं, उनमें जो बंधन पैटर्न है, जो इलेक्ट्रॉनिक वितरण की जो व्यवस्था है वो तो नहीं बदलेगी। मींस जितने बॉन्ड्स हैं केमिकल, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, वो आइसोमर्स में सेम होंगे, जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होगा। केवल इन एटम्स का, इनके ग्रुप्स का जो स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा मींस जो कि आइसोमर्स के, जिसके कारण आइसोमर्स प्रोड्यूस्ड होंगे, उस सेंटर के चारों तरफ ये स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो सकता है, एक एसिमेट्रिक सेंटर हो सकता है, रिंग हो सकती है। तो इस तरह के स्टीरियोजेनिक सेंटर के चारों तरफ जो एटम्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनकी व्यवस्था बदलती है, 3D अरेंजमेंट बदलता है, तो उसे हम बोलते हैं त्रिविम समवयवता। यही लिखा है कि वह समवयवता जिसमें समवयवियों में बंधन व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था, वितरण जो है नहीं बदलती, केवल त्रिविम जनी केंद्र स्टीरियोजेनिक सेंटर के चारों ओर परमाणुओं समूहों की 3D व्यवस्था बदलती है। आप देखोगे जैसे सिस ट्रांस है, तो आप एक तरफ सारे ग्रुप्स कर देते हैं सेम नेचर वाले, तो सिस अलग कर दिया तो ट्रांस, तो वहां पर ग्रुप चेंज कर रहे हो ना। स्टेगर्ड फॉर्म है कन्फर्मेशन में, ठीक है, इक्लिप्स्ड फॉर्म है, उनमें भी आप यही देखते हैं। DL पैटर्न है या DL आइसोमर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसमें भी आप देखते हैं ग्रुप या एटम्स का ही 3D अरेंजमेंट चेंज होता है, तो उसे हम बोलते हैं त्रिविम समवयवता। इसके टाइप्स देखेंगे हम। अब जो पूरा हमें यूनिट डिस्कस करना है उसमें ये 2 टाइप्स की स्टीरियो आइसोमेरिज्म आएगी। एक तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म या कन्फर्मेशन, संरूपण समवयवता या संरूपण, और दूसरा होगा कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, विन्यासी समवयवता। इस जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है
इसके टू टाइप्स होंगे, एक तो होगी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हम इसकी कंप्लीट डेफिनेशन टाइप्स अलग से डिस्कस करेंगे, इसको बिल्कुल अलग डिस्कस करेंगे। यहां तक आप समझ गए होंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में, तो इसे आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसमें हम आ जाएंगे किसके बारे में कंप्लीट, अब यहां पर डिस्कस करेंगे कन्फर्मेशन के बारे में, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशन संरूपण। ओके, तो देखो बच्चों, जो कन्फर्मेशन है, कन्फर्मेशनल जो आइसोमेरिज्म है, इसमें जो मॉलिक्यूल होगा उसकी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल के कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के चारों तरफ जब हम क्या करते हैं, ग्रुप या एटम्स को कंप्लीट फ्री रोटेशन कराते हैं, तो ऐसे में मॉलिक्यूल के इनफिनिट नंबर ऑफ स्पेस अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं, और ये जो इनफिनिट नंबर ऑफ स्पेस अरेंजमेंट है इनको बोलते हैं कन्फर्मर। और इस तरह से सिंगल बॉन्ड के चारों तरफ ग्रुप या एटम्स के फ्री रोटेशन के कारण जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बनती है उसे बोला जाता है क्या बच्चों, कन्फर्मेशन। मींस अगर हम ये कहें कि ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड, हम यहाँ के ग्रुप या एटम्स को फिक्स रखें और इस कार्बन को इस तरह से पूरा 360 डिग्री रोटेट करें, तो ऐसे में इस फ्री रोटेशन के कारण जो ग्रुप या एटम्स हैं, जैसे ये कार्बन, ये पीछे हाइड्रोजन है, ये कार्बन, ये है, तो हम इसको फिक्स रख के फिर इसको इस तरह से रोटेट करें, फ्री रोटेशन होगा। तो इस फ्री रोटेशन के कारण मॉलिक्यूल के इनफिनिट नंबर ऑफ स्पेस अरेंजमेंट पॉसिबल है, इन स्पेस अरेंजमेंट को बोलते हैं कन्फर्मर। इस पूरे कंप्लीट रोटेशन के लिए जो एनर्जी लगती है वो एक रूम टेम्परेचर पर ही अवेलेबल होती है। ऐसे में ये जो आइसोमर्स हैं ये अपने आप एक दूसरे पे चेंज होते रहते हैं और इनको एक दूसरे से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, मींस ये नॉन रिजॉल्वेबल होते हैं। और अगर इनका नंबर पूछा जाए कि कितने कन्फर्मर्स बन सकते हैं, तो ये इन्फिनिट नंबर में, क्योंकि हर एक डिग्री के फ्रैक्शन में भी आइसोमर्स पॉसिबल है, एक चीज। दूसरा है जो आइसोमर्स होंगे उनमें बॉन्ड लेंथ, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक बॉन्ड एंगल, इनमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। केवल ये जो ग्रुप या एटम्स हैं इनके बीच का एंगल चेंज हो सकता है, बट ये जो एक ही कार्बन से ग्रुप या एटम्स जुड़े हैं उनके बीच का बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा। यही डेफिनेशन भी है, देखो कि द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस दैट result from the free rotation of atoms or groups around C single bond axis. Stereogenic center are called conformational isomers or rotational isomers, या इन्हीं को बोलते हैं conformers या rotamers, and this phenomena is called conformation। समझ गए बच्चों कि जब किसी भी मॉलिक्यूल में C सिंगल बॉन्ड C के चारों तरफ एटम्स या ग्रुप्स का एक फ्री रोटेशन होता है, तो इस फ्री रोटेशन के कारण जो डिफरेंट स्पेस अरेंजमेंट एटम्स या ग्रुप्स के होते हैं और उससे जो स्पेस आइसोमर बनता है उसे बोलते हैं कन्फर्मर। और इस पूरी फिनोमिना को ही क्या बोला गया है, कन्फर्मेशन। अभी हम एग्जांपल लेंगे एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, तब बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल and ठीक है, various bond lengths, bond angles, however remain the same in all these conformers। समझ गए कि ये जो कन्फर्मर्स होंगे इनमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का, उसमें जो बॉन्ड लेंथ है मॉलिक्यूल की, जो बॉन्ड एंगल्स हैं, एडजेसेंट बॉन्ड एंगल्स, उनमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा, सारे कन्फर्मर्स में एक सा होगा। The energy needed for rotation of CC bond is available at room temperature. Therefore, it is not possible to isolate these
आइसोमर्स, ये नॉन रिजॉल्वेबल होते हैं एंड इन्फिनिट नंबर ऑफ आइसोमर्स आर पॉसिबल इन कंप्लीट रोटेशन, thus इन्फिनिट कन्फर्मर्स आर पॉसिबल। समझ गए बच्चों कि इस जो पूरा रोटेशन होगा ना, फ्री रोटेशन, इसके लिए जो एनर्जी चाहिए ये रूम टेम्परेचर में ही अवेलेबल होती है। ऐसे में इन आइसोमर्स का सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उतनी एनर्जी तो रूम टेम्परेचर मिल रही, तो वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं अपने आप। और एक कंप्लीट रोटेशन में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने कन्फर्मर्स पॉसिबल हैं, तो वो इन्फिनिट नंबर, क्योंकि हर डिग्री में एक कन्फर्मर बनेगा, डिग्री के फ्रैक्शन में बनेगा। ऐसे में हम कोई बता नहीं सकते कि कितने आइसोमर्स कंप्लीट रोटेशन में पॉसिबल है। तो पहले आप इसे नोट करें। तो देखो बच्चों, अभी जो मैंने आपको बताया कि जो संरूपण है वो क्या है। संरूपण मतलब होता है एक ऐसी समअवयवता जिसमें किसी अणु के C सिंगल बॉन्ड C बंध अक्ष जो होती है उसके चारों तरफ जब क्या हो, परमाणु या जो समूह है, जब वो एक पूरा मुक्त घूर्णन करते हैं, अपने आप घूमते हैं, तो ऐसे में परमाणु या समूहों के जो है बहुत सारे त्रिविम अभिविन्यास पॉसिबल हो जाते हैं। और ऐसा होने से अणु के बहुत सारे समअवयवी बनते हैं, कन्फर्मर्स बनते हैं, तो उनको बोलते हैं संरूपण समअवयवी। और ये पूरी जो घूर्णन के कारण जो आइसोमेरिज्म आ रही है उसे बोलते हैं संरूपण। समझ गए ना? यही लिखा है कि किसी अणु के CC बंध अक्ष के चारों परमाणुओं समूहों के, ठीक है, मुक्त घूर्णन से जो विभिन्न प्रकार के त्रिविम विन्यास प्राप्त होते हैं उन्हें बोलते हैं क्या, संरूपण समअवयवी, घूर्णन समअवयवी। और इस घटना को क्या बोलते हैं, संरूपण। और आगे देखो, ये जो समअवयवता है इसमें जो आइसोमर्स बनेंगे बच्चों, उनका बेसिक स्ट्रक्चर्स नहीं बदलेंगे, उनमें बॉन्ड एंगल्स नहीं बदलेंगे, उनकी बॉन्ड लेंथ्स नहीं बदलेंगे। केवल और केवल बदलेगा तो एटम्स या ग्रुप्स का एक 3D रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव अरेंजमेंट, केवल वो बदल सकता है, वो एक दूसरे से दूर पास हो सकते हैं। ओके, यही लिखा है कि इस समअवयवता में अणु की मूल संरचना, विभिन्न बंध लंबाइयां, बंध कोण में परिवर्तन नहीं होंगे। जो मूल बंध बॉन्ड एंगल्स हैं वो नहीं बदलेंगे, केवल परमाणु या समूह की 3D स्थिति बदलेगी। फिर आता है कि ये जो फ्री रोटेशन चलता है बच्चों, इसके लिए जो एनर्जी लगेगी, ये एनर्जी एक रूम टेम्परेचर पर ही उपलब्ध रहती है, अवेलेबल रहती है। ऐसे में ये आइसोमर्स अपने आप एक दूसरे में बदलते रहते हैं और आप इन्हें एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते, मीन्स ये वियोजन नहीं दर्शाते, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। और दूसरा है कि एक मुक्त घूर्णन में कितने समअवयवी पॉसिबल हैं, तो ये अनंत संख्या में होंगे, क्योंकि हर डिग्री में एक नया रूप बनेगा। तो अणु में मुक्त घूर्णन के लिए लगी ऊर्जा कमरे के ताप पर ही उपलब्ध हो जाती है। इसलिए ये जो समअवयवी है एक दूसरे में स्वतः ही बदलते रहते हैं, जिससे इनका पृथक्करण संभव नहीं है, तथा एक मुक्त घूर्णन में अनंत समअवयवी बनते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन होता है कि समअवयवियों की संख्या क्या होगी, आइसोमर्स कितने होंगे, कन्फर्मर्स, तो ध्यान रखें इनफिनिट नंबर एक। दूसरा होता है कि क्या ये इनका रेजोल्यूशन पॉसिबल है, तो नहीं है, इनका वियोजन संभव नहीं है। दूसरा होता है कि क्या इनकी बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक बॉन्ड लेंथ, बेसिक बॉन्ड एंगल्स में कोई चेंज आएगा, तो नहीं आएगा। ओके, तो ये था आपका कंफर्मेशन का हिंदी वर्जन। ओके, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये जो कंफर्मेशन होता है, इस कंफर्मेशन में मॉलिक्यूल का जो 3D स्ट्रक्चर होता है उसे 2D स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है 3D से 2D, मींस जो कन्फर्मर्स हैं उनका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, इसके लिए 2 प्रोजेक्शंस दिए गए हैं, 2 प्रक्षेपण सूत्र बताए गए हैं। ओके, उनमें से जो फर्स्ट है वो है न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र।
तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में जो मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर है उसे 2D में लाना होता है। ऐसे में मॉलिक्यूल का जो C सिंगल बॉन्ड C है, जिसमें हमें फ्री रोटेशन करना है, उस सिंगल बॉन्ड के को इस तरह से लिया जाए कि मॉलिक्यूल को सामने से ऑब्जर्व करते हैं। मींस दोनों कार्बन जो कि सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, तो उस मॉलिक्यूल को या इन दोनों कार्बन को इस तरह से रखें कि मॉलिक्यूल को सामने से देखा जाता है। ऐसे में जो C सिंगल बॉन्ड C की जो बॉन्ड एक्सिस है ये दिखाई नहीं देगी, केवल हमें एक कार्बन और उससे जुड़े एटम्स दिखते हैं। इसमें जो बॉन्ड एक्सिस है इससे जुड़े दोनों कार्बन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए कि वो एक दूसरे के पीछे रहे या एक दूसरे के आमने सामने रहे। इन दोनों कार्बन को सर्कल में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे में हमें केवल एक सर्कल दिखता है। पीछे का जो कार्बन होगा उसको सर्कल के फॉर्म में और जो सामने का होगा उसे पॉइंट के फॉर्म में लिखा जाए। और जो दोनों कार्बन है उनसे बचे जो 3 ग्रुप्स हैं या एटम्स हैं उन्हें 120 डिग्री एंगल में रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो यहाँ पे यही लिखा है मैंने कि इन दिस प्रोजेक्शन मॉलिक्यूल इज व्यूड फ्रॉम द फ्रंट अलोंग C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड एक्सिस। समझ गए ना कि इस प्रोजेक्शन में मॉलिक्यूल को C सिंगल बॉन्ड C जो बॉन्ड एक्सिस है उसके थ्रू सामने से देखा जाता है। मॉलिक्यूल को ऐसे देखेंगे, मतलब हम सामने देखेंगे। ओके, द 2 कार्बन जो है हमारे पास, जो 2 कार्बन फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 सर्कल्स। मतलब ये कार्बन और ये कार्बन जिनमें हमें रोटेशन कराना है, उस रोटेशन जो बॉन्ड एक्सिस है उससे जुड़े 2 कार्बन को सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। वन बिहाइंड टू अदर, वो एक दूसरे के आमने सामने पीछे होते हैं। सो ओनली द फ्रंट कार्बन इज सीन, हमें केवल सामने का कार्बन दिखेगा। द फ्रंट कार्बन इज शोन बाय द पॉइंट वेयर एज रियर कार्बन, जो पीछे का कार्बन है, जो हमारी आंख से दूर का कार्बन है, रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। एंड ग्रुप्स एटम्स, जो 3 ग्रुप्स और एटम्स बचे बच्चों, 3 ग्रुप्स और एटम्स ऑफ ईच कार्बन रिप्रेजेंटेड एट 120 डिग्री। समझ गए बच्चों कि इस संरूपण में मॉलिक्यूल को C सिंगल बॉन्ड C के सहारे सामने से देखा जाए। इसमें C सिंगल बॉन्ड C से जुड़े दोनों कार्बन को सर्कल के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। सामने वाले सर्कल में जो कार्बन है उसको पॉइंट के रूप में और पीछे में पूरा सर्कल। दोनों कार्बन में बचे 3 जो ग्रुप्स हैं या एटम्स हैं उन्हें 120 डिग्री में रिप्रेजेंट किया जाए। यही लिखा है कि इस प्रक्षेपण सूत्र में अणु को C सिंगल बॉन्ड C बंद अक्ष पर सामने से देखा जाता है। ऐसे में C सिंगल बॉन्ड C के दोनों कार्बन को 2 वृत्त से व्यक्त करते हैं जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इससे पीछे के कार्बन को वृत्त के रूप में तथा सामने के कार्बन को बिंदु के रूप में व्यक्त करते हैं, जबकि ठीक है, और प्रत्येक कार्बन से जुड़े अन्य 3 समूहों को 120 डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इस तरह से, जैसे ये एक इथेन का ले लें CH3 मैं अच्छी तरह से बड़े से डायग्राम में आपको समझा दूंगा, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना, किसी भी मॉलिक्यूल का कैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन लेंगे हम आगे एक-एक करके जब डिस्कस करेंगे तो हम लेंगे। यहाँ पर हमें CH3 ये हमारी बॉन्ड एक्सिस है। ये क्या है बच्चों? बॉन्ड एक्सिस। ओके, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये, 2 कार्बन हो गए। हम इस कार्बन को पीछे का मान लें तो एक सर्किल के रूप में रिप्रेजेंट, 2 सर्किल होते हैं, लेकिन अगर हम दोनों सर्किल बनाएंगे तो एक ही दिखेगा। लेकिन हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि यहाँ पर एक ये सर्किल ले लिया हमने और एक पॉइंट यहाँ बना दिया। ये है पीछे वाला सर्किल, पीछे वाला कार्बन। ऐसे इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, आपने इनसे 3 ऐसे जोड़ दिए। अब बच्चा ये वाला कार्बन C2 तो आपने यहाँ पर इस तरह से ले लिया। ओके, यहाँ पर एक H, एक ये हो गया। तो ये जो कार्बन पॉइंट है और ये जो है ये हो गया रियर कार्बन, पीछे का कार्बन, और ये कौन सा हो गया? फ्रंट कार्बन। ये जो एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है ये कितना लिया जाता है? 120 डिग्री का। तो ये बिल्कुल आमने सामने है हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स। अब हम इसका एक 60 रोटेशन करा दें। ओके, 60 डिग्री पर सामने वाले कार्बन। तो जब हम 60 डिग्री पर रोटेशन कराएंगे तो पीछे के जो एटम्स है वो तो अपनी पोजीशन में फिक्स है। हमने केवल सामने वाले एटम्स को घुमा दिया या कार्बन को, तो ये ऐसा दिखने लगेगा। तो
तो ये जो है आप देख रहे हैं, ये फ्रंट कार्बन है, ये रियर कार्बन है, प्रत्येक बिल्कुल सामने से हम यूं देख रहे हैं, मतलब ये कार्बन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो ऐसे में हमें केवल एक कार्बन दिखेगा सामने का। तो ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब आपको किसी भी मॉलिक्यूल का न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है तो किस बॉन्ड एक्सिस का सिलेक्शन किया है आपने, उसके बेस पर हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखेंगे कन्फर्मेशन। यहां तक आप बना लें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्शन और वो है सोहार्स प्रोजेक्शन, सोहार्स प्रक्षेपण सूत्र। तो देखो बच्चों, इसमें जो मॉलिक्यूल है, इसमें मॉलिक्यूल को C सिंगल बॉन्ड C जिसमें रोटेशन होना है, उस C सिंगल बॉन्ड C एक्सिस को थोड़ा तिरछा करके पूरे मॉलिक्यूल को देखा जाता है। समझ गए ना? मतलब पूरे मॉलिक्यूल में सामने से न देख के थोड़ा तिरछा देखते हैं, जिसके कारण C सिंगल बॉन्ड C कंप्लीट एक्सिस दिखती है, उसके दोनों टर्मिनल दिखते हैं, दोनों टर्मिनल के कार्बन दिखते हैं। जब हम इस एक्सिस को एक स्ट्रेट लाइन के में रिप्रेजेंट करते हैं तो थोड़ा झुका देते हैं। जो सामने वाला कार्बन है उसे बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ, और जो रियर कार्बन है उसे राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ शो करते हैं। और प्रत्येक कार्बन से जुड़े जो 3 ग्रुप्स बचे उनको 120 डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही लिखा है कि इन दिस प्रोजेक्शन मॉलिक्यूल व्यूड अलोंग C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड एक्सिस ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम एन ऑब्लिक एंगल, थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं, उस कोण से देखते हैं। द C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड इज ड्रॉन अ स्ट्रेट लाइन, उस C सिंगल बॉन्ड जिस पर हमें रोटेशन कराना है उस स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करें, जो कि स्लाइटली टिल्टेड टू राइट, जो थोड़ा सा जो है क्या होगा राइट हैंड साइड में उठा होगा, फॉर द सेक ऑफ क्लियरिटी, ताकि हमें मॉलिक्यूल कंप्लीट पूरा का पूरा दिखे। द फ्रंट कार्बन इज शोन एज द लोअर लेफ्ट हैंड एंड रियर कार्बन इज शोन एज द अपर राइट एंड द लेफ्ट 3 ग्रुप्स ईच कार्बन शोन एट 120 डिग्री। समझ गए बच्चों कि इसमें मॉलिक्यूल को थोड़ा तिरछा देखते हैं, जिससे पूरा मॉलिक्यूल की जो C सिंगल बॉन्ड C है जिस पर रोटेशन होना है वो पूरी बॉन्ड एक्सिस दिखती है। इसमें जो बॉन्ड एक्सिस है उसको थोड़ा तिरछा रखते हैं, और वो जो थोड़ा सा राइट हैंड साइड में क्या होती है टिल्टेड रहती है। इसमें जो सामने वाला कार्बन है उसे हम बाईं तरफ और थोड़ा नीचे, और जो हमारा रियर कार्बन है उसे राइट हैंड साइड में थोड़ा ऊपर दिखाते हैं। ऐसे में पूरा मॉलिक्यूल स्पष्ट दिखता है। तो इस प्रक्षेपण में अणु को C सिंगल बॉन्ड C अक्ष के सहारे तिरछी स्थिति से देखा जाता है। इससे C सिंगल बॉन्ड C बंद अक्ष को थोड़ा तिरछा करके व्यक्त करते हैं, जैसे संपूर्ण अक्ष दिखती है, और सामने के कार्बन को इस अक्ष के अंतिम बिंदु पर बाईं ओर नीचे की तरफ तथा दूरस्थ कार्बन को दाईं ओर ऊपर की ओर व्यक्त करते हैं। प्रत्येक कार्बन में शेष बचे 3 समूहों को 120 डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मैं एक स्ट्रक्चर बना के आपको कंप्लीट बताता हूं, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि किस तरह से सोहार्स प्रोजेक्शन हमें दिखाना होता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल का सोहार्स प्रोजेक्शन लेना है तो सबसे पहले आपने किस अक्ष को या किस बॉन्ड को एक रोटेशनल एक्सिस के रूप में सिलेक्ट किया है उसको दिखाया जाता है। जैसे हमें लेना है CH3, अभी हमने टेन कर लिया, हम ये करेंगे इस तरह से थोड़ा सा तिरछा मॉलिक्यूल को ऐसे, ये हो गया पहला कार्बन C1 और ये हो गया C2 सपोज। ओके, तो यहाँ पर जो एटम्स या ग्रुप्स बाकी बचे 3 हाइड्रोजन ऐसा दिखा है, और एक हाइड्रोजन यू, और यहाँ पर एक और एक यहाँ पर। तो ये जो प्रोजेक्शन है बिल्कुल वैसा ही है जैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन में आपने देखा था, ये वाला। क्यों? क्योंकि देखो आप ये आमने सामने है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि ये पीछे की तरफ दिख रहा है ऐसा, ये है, और एक ये है इस तरह से। इसी का दूसरा फॉर्म देखें अगर हम, तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये कौन सा है? फ्रंट कार्बन, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? रियर कार्बन, इस तरह से। अब हम इसी में सपोज यहां पर हम आगे वाले कार्बन का रोटेशन करा दें, तो ये H, यहां H, यहां H, ओके। आपने इसका रोटेशन करा दिया 60 डिग्री, तो वो ऐसे दिखने लगेगा बच्चों, H
यहाँ हो गया ये H और ऐसा, जब आपने 60 डिग्री रोटेट कर दिया ऐसे। तो ये वाला जो है ये है हमारा इसी तरह से, तो ये वाला जो प्रोजेक्शन है बिल्कुल न्यूमैन प्रोजेक्शन का वो ऐसा दिखेगा कि ये पीछे वाले H हो गए और आपने इन H को ऐसा रोटेट कर दिया। तो ये जो कार्बन है वो ये कार्बन है और ये कार्बन ये है। जस्ट ऐसा ही देखो आप कि ये दो जो कार्बन है, एक कार्बन ये है तो एक कार्बन ये है। तो ये है हमारा सोहर्स प्रोजेक्शन। किसी भी मॉलिक्यूल का ले सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर क्या कर दिया CH3, यहाँ क्या कर दिया CH3, तो ये किसका प्रोजेक्शन बन जाएगा बच्चों? सोहर्स प्रोजेक्शन, ब्यूटेन का ऐसा। तो इनको हम यहाँ ऐसे CH3 कर दें, यहाँ CH3, जस्ट ये है CH3 CH3, तो हमारा यहाँ पर ये CH3 हो गया तो ये CH3 हो गया। इस तरह के न्यूमैन प्रोजेक्शन, सोहर्स प्रोजेक्शन, अभी हम एक एक करके जब एक एक का स्ट्रक्चर उनमें कंफर्मेशन जब देखेंगे तब हम पूरे कंप्लीट जितने भी प्रोजेक्शन पॉसिबल है बनाना उनको इस अलग से डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं जो कंफर्मेशन होगा, इस कंफर्मेशन में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होगी। उस टर्मिनोलॉजी को पहले हम अच्छी तरह से समझते हैं ताकि हमें हर एक मॉलिक्यूल का जो कंफर्मेशन है बहुत इजी समझ में आ जाए। तो यही मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कंफर्मेशन। संरूपण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखो कौन कौन से हैं। एक तो आता है टॉर्सनल स्ट्रैंड, मरोड़ी बाधा या मरोड़ी तनाव, बल्कि हम इसे बाधा कहते हैं। तो देखो टॉर्सनल स्ट्रैंड क्या है। जैसे आप एक मॉलिक्यूल को इस तरह से देखें कन्फर्मेशनल आइसोमर, तो ये एक बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सेस हो गई, यहां पर CH बॉन्ड है, यहां CH बॉन्ड है। तो ये जो दो CH बॉन्ड हैं इनके जो बॉन्ड पेयर्स हैं, इन बॉन्ड पेयर्स के बीच में जो एक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगता है, एक रिपल्सन फोर्स लगता है, इसी फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? टॉर्सनल स्ट्रैंड। समझ गए ना कि जो कन्फर्मर है उसके दो कार्बन जिनमें रोटेशन कर रहे हैं उनसे जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बॉन्ड पेयर्स जो हैं, उन बॉन्ड पेयर्स के बीच का जो रिपल्सन फोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फोर्स है, उसी को बोला जाता है टॉर्सनल स्ट्रैंड। ये स्ट्रैंड ही एक ऐसा स्ट्रैंड है जो मॉलिक्यूल में जो फ्री रोटेशन हो रहा है उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड करता है, उसको थोड़ा रोकता है। मींस एक स्टेबल फॉर्म और एक लेस स्टेबल और एक मोर स्टेबल फॉर्म के बीच में एक डिफरेंस लाता है। यही स्ट्रैंड ही एक स्टेगर्ड और एक इक्लिप्स्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी को बताता है। समझ गए ना? तो यही मैंने लिखा है कि द रिपल्सन फोर्स बिटवीन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ नियरबाई बॉन्ड्स ड्यू टू दिस फोर्स रोटेशन अराउंड CC बॉन्ड नॉट कंप्लीटली फिल्ड। समझ गए ना बच्चों कि अणु के जो निकटतम स्थित बंध है उन बंध के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में जो एक रिपल्सन फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण लगता है, उसे ही हम बोलते हैं क्या? मरोड़ी बाधा या मरोड़ी तनाव। इससे मॉलिक्यूल में एक स्ट्रेन आता है, तनाव आता है। क्यों? क्योंकि रिपल्सन होगा, रिपल्सन से मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी और वो एनर्जी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को कम करती है। मींस ये जो फोर्स है टॉर्सनल स्ट्रेन, ध्यान रखें, ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। जितना ज्यादा रिपल्सन उतना ही ज्यादा, मतलब हम ये कहें कि जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टॉर्सनल स्ट्रैंड। ज्यादा स्ट्रेन होगा तो मॉलिक्यूल का वो कन्फर्मर कम स्टेबल होगा। तो यही लिखा है कि निकटतम बंधों के मध्य के प्रतिकर्षण बल को ही मरोड़ी तनाव कहते हैं। इस बल के कारण ही C सिंगल बॉन्ड C के चारों मुक्त घूर्णन इजी नहीं होता, पूर्णतः मुक्त घूर्णन नहीं होता। अभी मैं एक स्ट्रक्चर से बिल्कुल बताता हूं। फिर एक है टॉर्सनल एनर्जी, मरोड़ी ऊर्जा। अब क्या होगा कि जो टॉर्सनल स्ट्रेन है, ऐसे स्ट्रेन से बचने के लिए मॉलिक्यूल अपने बॉन्ड पेयर्स को ऐसे रखता है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस में आ जाए। मतलब अगर वो एक दूसरे के सामने है तो मॉलिक्यूल अपने इन बॉन्ड्स को ऐसा रोटेट करेगा कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस में आ जाए। तो जब मॉलिक्यूल का सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, उस स्टेबल फॉर्म को हम किसी गिवन
फॉर्म में चेंज करते हैं तो जो एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, जो मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी मॉलिक्यूल को, मींस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम टॉर्सनल स्ट्रेन इन मॉलिक्यूल इन कन्वर्जन ऑफ मोर स्टेबल कन्फर्मर इनटू एनी गिवन कन्फर्मर। जब आप किसी एक स्टेबल कन्फर्मर को किसी दूसरे कन्फर्मर में चेंज करते हैं तो टॉर्सनल स्ट्रेन के अगेंस्ट उसको हटाने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की जरूरत है वही क्या है बच्चों, टॉर्सनल एनर्जी। समझ गए ना कि जब मॉलिक्यूल के सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म को लिया जाए और किसी दूसरे फॉर्म में बदले तो जो एक मरोड़ी तनाव है या एक टॉर्सनल स्ट्रेन है उसके अगेंस्ट जो मॉलिक्यूल को एनर्जी दोगे उस कन्वर्जन में, उसे ही हम बोलते हैं क्या, टॉर्सनल एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी बैरियर व्हिच is to be crossed the convert the stable conformer into given conformer means minimum energy to overcome the torsional strain in isomer। सीधी सी बात है कि टॉर्सनल स्ट्रेन के अगेंस्ट जो एनर्जी दी जाए एक स्टेबल फॉर्म को दूसरे कन्फर्मर में चेंज करने के लिए, वही क्या है, हमारी टॉर्सनल एनर्जी। अब देखो यहाँ पर तो समझ गए बच्चों कि जब एक स्थायी समीकरण समवायवी को दूसरे समवायवी में बदलते हैं तो जो ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा है उसे ही हम क्या बोलते हैं, मरोड़ी ऊर्जा। अर्थात मरोड़ी बाधा को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही हमारी क्या है, मरोड़ी ऊर्जा, टॉर्सनल एनर्जी। देखो इस तरह से समझते हैं। हमारे पास ये है किसका स्ट्रक्चर, इथेन का। हम इथेन को लेके समझ सकते हैं। ये आमने सामने है हाइड्रोजन और ये बॉन्ड पेयर। आप देख रहे हैं कि ये क्या है, यहाँ पर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर क्या मींस ये पेयर एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के फॉर्म में होते हैं, इनमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक दूसरे को रिपेल करता है, इसी रिपल्सन को ही हम क्या बोलते हैं, टॉर्सनल स्ट्रेन। चाहे यहाँ का रिपल्सन हो चाहे यहाँ हो, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इस क्लाउड के बीच का रिपल्सन ही, इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच का जो रिपल्सन है, इसी रिपल्सन फोर्स को क्या बोला गया है बच्चों, टॉर्सनल स्ट्रेन। अब मान लो ये एक लेस स्टेबल फॉर्म है और हम इसको इस फॉर्म में ले जाएं मोर स्टेबल, तो इतनी एनर्जी जो टॉर्सनल एनर्जी लग रही थी वो रिलीज होगी, और जब हम इस फॉर्म को इसमें चेंज करेंगे तो इतनी ही टॉर्सनल एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो सीधा सा है कि टॉर्सनल स्ट्रेन लाने के लिए मॉलिक्यूल को जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत है वही टॉर्सनल एनर्जी है। बॉन्ड पेयर्स के बीच का रिपल्सन ही क्या है, टॉर्सनल स्ट्रेन। तो यहां तक समझ गए। टॉर्सनल स्ट्रेन डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कन्फर्मर्स एंड आल्सो वैन डर वाल अट्रैक्शन रिपल्सन आल्सो डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ। तो अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रेन है वो कौन सा है। यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसे नोट कर। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है स्टेरिक स्ट्रेन या वैन डर वाल्स स्ट्रेन। तो देखो जो कन्फर्मर्स होते हैं उनमें जो एडजेसेंट पोजीशन में या नियर बाय क्लोजली, बिल्कुल क्लोज पोजीशन में जो एटम्स होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, उनके बीच का जो रिपल्सन है बच्चों वो क्या कहलाता है, स्टेरिक स्ट्रेन। समझ गए ना, यही लिखा है कि इट इज रिपल्सन बिटवीन एटम्स और ग्रुप्स अपीयरिंग ईच अदर टू क्लोज, बिल्कुल क्लोज में मैक्सिमम या मिनिमम पोजीशन में पहुंच जाए जहां तक क्लोज हो सकते हैं। समझ गए बच्चों कि अणुओं में उपस्थित निकटतम परमाणु समूहों के बीच का प्रतिकर्षण। जैसे हम ये कहें कि ये है इथेन का एक कन्फर्मर, तो ये हाइड्रोजन बिल्कुल आमने सामने है, तो ये जो रिपल्सन लग रहा है या ये जो रिपल्सन लग रहा है इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक स्ट्रेन। समझ गए। तो यहां पर जब बिल्कुल आमने सामने होगा तो मैक्सिमम होगा, और जब मैक्सिमम डिस्टेंस में आ जाएंगे तो मिनिमम स्टेरिक स्ट्रेन होगा। अभी हम स्टेबिलिटी से रिलेटेड पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा है एंगल स्ट्रेन। तो एंगल स्ट्रेन का मतलब है कि मॉलिक्यूल में जो डिजायर्ड बॉन्ड एंगल है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 109.5 डिग्री है, अगर उस बॉन्ड एंगल में किसी भी प्रकार के चेंज आता है तो ऐसे में मॉलिक्यूल में भी एक स्ट्रेन आ जाता है, उसे बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। इट इज ड्यू टू रिजल्ट व्हेन द बॉन्ड एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम डिजायर्ड वैल्यू। जैसे ये है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में ये एंगल कितने
देता है 120 डिग्री, जो कि किससे 109.5 डिग्री से ज्यादा है। ऐसे में यहां पर क्या आ जाएगा, एक एंगल स्ट्रेंथ, जबकि ये क्या है 109.5 डिग्री एक डिजायर्ड वैल्यू, तो यहां स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। यहां हम ये कह सकते हैं कि नो एंगल स्ट्रेंथ, बट यहां पर एंगल स्ट्रेंथ दिख रहा है। समझ गए बच्चों कि जो बॉन्ड एंगल मॉलिक्यूल में एक्चुअल में होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स के अनुसार, अगर उस वैल्यू में कोई चेंज आएगा तो ऐसे मॉलिक्यूल में एक स्ट्रेन आएगा, उसी स्ट्रेन को बोला गया है एंगल स्ट्रेन। जब अणु में वास्तविक बंद कोण मान से भिन्न मान होता है तो अणु में जो तनाव आता है उसे बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। फिर एक होता है डाइहेड्रल एंगल। तो आप देखोगे कि जो कन्फर्मेशन जब हम लेंगे तो कन्फर्मेशन में हम एक सी सिंगल बॉन्ड सी के चारों तरफ एक ग्रुप को दूसरे के सामने रोटेट करेंगे। तो ये जो सी सिंगल बॉन्ड सी में जो दो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिड स्टेट में होते हैं, और ऐसे में उन कार्बन्स का जो स्ट्रक्चर और जो उससे एटम्स हैं या ग्रुप जुड़ा है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। तो जब दो कार्बन जो एक दूसरे के आमने सामने हैं तो उनके जो टेट्राहाइड्रल फॉर्म या टेट्राहाइड्रॉन है उनके फेस के बीच का एंगल ही क्या कहलाता है बच्चों, डाइहेड्रल एंगल, चतुष्फलकी कोण, एंगल बिटवीन द फेसेस ऑफ टू एडजेसेंट टेट्राहाइड्रॉन ऑफ कन्फर्मर। समरूपण समावयवी में दो निकटवर्ती चतुष्फलकों के बीच का कोण। स्टेबिलिटी जो है टेट्राहेड्रल एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा टेट्राहेड्रल एंगल उतना ही ज्यादा स्टेबल। जैसे ये दो चतुष्फलक आप देख रहे हैं कि ये है H H H H H ऐसा ही है, तो ये दो टेट्राहाइड्रॉन जुड़े हुए हैं, तो इनके टेट्राहाइड्रॉन की जो ये फेसेस दिख रहे हैं इनके बीच का एंगल ही क्या कहलाता है बच्चों, टेट्राहेड्रल एंगल। ध्यान रखें कन्फर्मेशन में जब रोटेशन होगा तो रोटेशन किसका होता है, रोटेशन होता है टेट्राहेड्रल एंगल। इस तरह से जैसे यहाँ 0 डिग्री है मिनिमम और यहाँ पर एक को पूरा घुमा दिया 180 डिग्री तो कितना पहुंच गया, तो ये जो एंगल अब आ गया यहाँ से और यहाँ के बीच का ये कितना हो गया 180 डिग्री का। तो इस तरह से दो फेसेस के बीच का एंगल इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल एंगल। जब हम एनर्जी चेंज प्रोफाइल डायग्राम जो बनाते हैं कन्फर्मेशन में तो एक तरफ पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी एक्सिस में हम क्या लेते हैं टेट्राहेड्रल एंगल की वैल्यूज। उनमें चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज होगा, ये कन्फर्मर का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनता है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं जो कन्फर्मर्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्टेड करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर यही है कि फैक्टर्स व्हिच अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर, समूह की जो है वो स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखो एक तो है टॉर्सनल स्ट्रेन और एक है स्टेरिक स्ट्रेन। अभी मैंने आपको बताया टॉर्सनल स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ कि जो बॉन्ड पेयर्स जो होते हैं नियरेस्ट पोजीशन में होते हैं उनमें एक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगता है। इस रिपल्सन के कारण मॉलिक्यूल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो यही लिखा है कि बिटवीन कि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल द नियर बाय बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर and increase the potential energy of molecule, as a result decrease the stability of conformer। समझ गए बच्चों कि जो समरूपी हैं उनमें निकटतम स्थिति में जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनके बीच में एक रिपल्सन लगता है। ऐसे में अणु की जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है और मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी अणु का स्थायित्व कन्फर्मर का जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होती है। मतलब सीधा सा है कि टॉर्सनल स्ट्रेन कन्फर्मर की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, ये इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर। और स्टेरिक स्ट्रेन भी अभी आपको बताया कि जो एटम्स एक दूसरे के सामने आते हैं या नियरेस्ट पोजीशन में आते हैं उनके बीच में भी रिपल्सन लगता है, ये रिपल्सन भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा और स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। वैन डर वाल्स रिपल्सन बिटवीन नियरेस्ट एटम ग्रुप्स ड्यू टू साइज ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन वेसिनल फॉर्म। वेसिनल मतलब जो एक दूसरे के आमने सामने, विच इंक्रीज एनर्जी एंड डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपको इनकी स्टेबिलिटी ये जो है कन्फर्मर्स की उसको ध्यान रखना है तो आप सीधा सा ऐसा लिख सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर्स
ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, यहां पर आ जाएगा स्टेरिक स्ट्रैंड। ओके, दूसरा हम यहां फैक्टर क्या ले रहे हैं अभी, टॉर्सियोनल स्ट्रैंड। ये देखना है टॉर्सियोनल स्ट्रैंड और स्टेरिक स्ट्रैंड। देखो हम एक करो ऐसे समझ सकते हैं कि यहां हमारे पास x है, ओके, यहां x है, या हम एक x को लेके समझ लें और यहां हम स्ट्रक्चर इस तरह से यहां x है। अब यहां पर x लगा दो, कुछ भी लगा दो। अब यहां पर जो x है बच्चों, ये CH3 हो, C2H5 हो, Cl हो, Br हो, I हो, ओके, सेम ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप्स, इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं उनमें क्या होगा कि ऐसे में ये जो कन्फर्मेशन है ये वाला, और आपने इसे 180 डिग्री में रोटेट कर दिया और ये बन गया, ऐसे फॉर्म में आ जाएगा x और यहां पर x, H H H में, ये कहलाता है इक्लिप्स्ड फॉर्म। समझ गए बच्चों, इसको बोलते हैं ग्रसित रूप। क्या बोलते हैं, ग्रसित रूप, बिल्कुल आमने सामने, H भी रखते हैं हम इस तरह से, और ये कहलाता है एंटी फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। ओके, ये है विपरीत रूप, ओके, या समांतरित रूप। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो बॉन्ड ये है, ग्रुप्स होते हैं, ये मैक्सिमम डिस्टेंस में आते हैं, और यहां पर अगर आप देखें कि ये एक दूसरे के बिल्कुल मिनिमम थे, तो यहां पर ये जो वांडर वाल्स, ठीक है, रिपल्सन है एक तो ये, और एक यहां पर जो बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है, ये रिपल्सन, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये है हमारा क्या, टॉर्सियोनल स्ट्रैंड। तो ये दोनों स्ट्रैंड, या ये है क्या, स्टेरिक स्ट्रैंड, तो ये एंटी फॉर्म है, ये है। तो आप यहां पर ध्यान रखना है कि जो एंटी फॉर्म है, ओके, ये वो स्टेबल है, इसका कौन सा फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म। ओके, कि यहां जो एंटी फॉर्म है ये इक्लिप्स्ड फॉर्म से बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। ये रीजन है, इट इज ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू स्टेरिक स्ट्रैंड, मतलब इसका रीजन है स्टेबिलिटी का, ये क्या लिखा है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ये क्यों है, क्योंकि इसमें मिनिमम टॉर्सनल स्ट्रैंड है और स्टेरिक स्ट्रैंड, किसमें, एंटी फॉर्म में। और इक्लिप्स्ड फॉर्म में अगर आप जाएं तो देखेंगे कि मैक्सिमम स्टेरिक स्ट्रैंड ये है, और मैक्सिमम क्या है इसमें, टॉर्सनल स्ट्रैंड। तो ध्यान रखना है कि इनमें ये एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये ग्रुप्स अगर मैक्सिमम डिस्टेंस में आ जाएंगे, इनके बॉन्ड पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस में आ जाएंगे। अब आप देखो कि ये बॉन्ड पेयर और ये पेयर, ये कहां आ गया, मैक्सिमम डिस्टेंस। ओके, ये एटम और ये एटम अगर हम देखें, या ये एटम, तो ये हमारे ये वाले दोनों एटम्स की इसकी बात करें तो ये है मैक्सिमम डिस्टेंस में। तो ये जो फॉर्म है ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो स्टेरिक स्ट्रैंड और जो हमारा कौन सा टॉर्सनल स्ट्रैंड, ये दोनों स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है कन्फर्मर की। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, दूसरा जो फैक्टर है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप देखोगे आ चुके हैं। ओके, तो ध्यान रखें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर कन्फर्मर में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है एटम्स के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, तो ध्यान रखें वो कन्फर्मर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा अदर जो उसके कन्फर्मर फॉर्म्स हैं। यही लिखा है कि ग्रुप्स और एटम्स फॉर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स देन डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी एंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर। समझ गए बच्चों कि कन्फर्मर में अगर किसी भी प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फर्मर होगा। हम इस तरह समझ सकते हैं, ये हमारे पास X ग्रुप है और ये है Y। अगर वो इस तरह से कितने का डिग्री का एंगल रख रहे हैं, 60 डिग्री में, और वो वॉच फॉर्म में आ जाए,
तो गॉस फॉर्म में क्या होता है बच्चों कि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो XOH हो, NH2 हो, COOH, अगर ये ग्रुप्स हैं और Y ये ग्रुप्स हैं, OH, NH2, COOH, FCl, OCH3, इस तरह के ग्रुप्स जो सीधा सा है इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, उनका गॉस फॉर्म जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यहां तक कि उसके एंटी फॉर्म से, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है जब ये दोनों ग्रुप सेम हो, लेकिन इसके एंटी फॉर्म से इसका गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों? इंट्रामॉलिक्यूलर। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी और क्या होगा? मॉलिक्यूल का स्थायित्व जो है बढ़ जाएगा। जैसे मैंने यहां बताया है, जैसे ये इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो इसके एंटी फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लोरोहाइड्रीन, यहां कुछ भी ग्रुप लगा दो, बाकी अगर यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो वो स्टेबल होगा। जैसे फ्लोरो वाला हो गया, है ना, NH2 ग्रुप के बीच में है, COOH के ग्रुप में है, OH और OCH3 ग्रुप हैं, या इस तरह के और भी ग्रुप्स लगा के हम इनकी स्टेबिलिटी को बता सकते हैं कि अगर इस तरह के ग्रुप्स ये जो है इनके बीच में किसी भी प्रकार का OH और NH2 हो, COOH और OH हो, मतलब यहाँ पर अगर हम ये कहें कि और भी एग्जांपल्स आपको समझना है, तो यहाँ तक बच्चों समझ गए ना कि गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल है एंटी फॉर्म से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है गॉस फॉर्म, ठीक है, एंटी फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम इस तरह से भी जो भी आपको इस तरह के जो ग्रुप्स लगा के पूछ लिए जाए कि यहाँ पर मान लो मैंने लगा दिया OH, ओके, और यहाँ लगा दिया COOH, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। जस्ट यहाँ पर हमने ले लिया OH और यहाँ NH2 ग्रुप है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। यहाँ पर हमने ले लिया COOH, ओके, और यहाँ पर हमने ले लिया F, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह के जो भी कंपाउंड्स ऐसे बन सकते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, उनका गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा उनके एंटी फॉर्म से। तो यहां तक इसको नोट करना। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। तो ध्यान रखें कि जो स्टेबिलिटी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रिपल्सन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ गए ना बच्चों कि स्थिर विद्युत आकर्षण, ठीक है, और प्रतिकर्षण। तो ध्यान रखें कि आकर्षण हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ाता है जबकि रिपल्सन, प्रतिकर्षण, हमेशा स्टेबिलिटी घटाता है। सपोज ये X और X ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहां पर भी हम X और Y ऐसा नहीं लेंगे, ज्यादा चीज समझ में आ जाएगा। यहां पर X ये ग्रुप हो सपोज और Y ये ग्रुप है, ओके, तो यहां पर X Y और भी Cl माइनस Br माइनस OCH3 इस तरह से ये ग्रुप्स है, या इनको हटा दें माइनस। अगर X और Y दोनों सेम है, जैसे कि यहां पर या यहां पर या यहां पर, जब X और Y यहां जैसे आप देख रहे हैं कि X = Y लगा दिया मैंने एक बार कि COO, तो यहां पर ये जो ग्रुप जब आमने सामने आएंगे तो एक रिपल्सन लगेगा। ऐसे में इस गॉस फॉर्म से ज्यादा स्टेबल क्या आ जाएगा बच्चों? एंटी। मतलब यहां पर ध्यान रखना है कि एंटी मोर स्टेबल देन गॉस फॉर्म जब क्या लग रहा हो? रिपल्सन की कंडीशन, कि अगर रिपल्सन है तो एंटी ज्यादा स्टेबल होगा गॉस फॉर्म से। जैसे कि यहाँ NH2 माइनस और C, तो इससे ज्यादा स्टेबल ये होगा। जस्ट ऐसा ही इससे ज्यादा स्टेबल ये होगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस माइनस चार्ज है, इनमें रिपल्सन लगेगा। और अगर हम यहाँ पर एक NH3 प्लस वाले भी हैं तो भी गॉस फॉर्म से ज्यादा एंटी फॉर्म स्टेबल होगा। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं कि एक प्लस और एक माइनस का ग्रुप जोड़ दें कि यहाँ पर X तो नेगेटिव चार्ज वाले हैं और Y पॉजिटिव चार्ज वाले ले लिए जाए, कि हम यहाँ पर एक और Y यहाँ पर ये कहें कि या ये Z ले लें कि NH3 प्लस इस तरह के ग्रुप है कि यहाँ पर आपने यहाँ पर Z ये लगा दिया, तो इनके बीच में अगर अट्रैक्शन आएगा तो यहाँ पर अट्रैक्शन है। तो ध्यान रखना है कि गॉस जो फॉर्म है, ठीक है, मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म जब क्या हो? अट्रैक्शन लगेगा।
तो अट्रैक्शन के कारण ये एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, या जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लग रहा है ऐसे में ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये कम स्टेबल हो जाएगा। इस तरह से आप ध्यान देना है कि कैसे उनमें ग्रुप्स जुड़े हैं। अगर रिपल्सन वाले ग्रुप गॉस पोजीशन में है तो एंटी ज्यादा स्टेबल है, अट्रैक्शन वाले गॉस पोजीशन में है तो वो उनका गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसे भी नोट करें। अब देखो बच्चों, आपको इस तरह का एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे है NH2 NH2, आपको लिखा है बेसिक मीडियम, अगर इसको एसिडिक मीडियम में ले जाएं तो स्टेबिलिटी में क्या चेंज आएगा। तो देखो बेसिक मीडियम में NH2 NH2 ग्रुप होंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा, ऐसे में यहां पर जो है ठीक है गॉस फॉर्म मोर स्टेबल देन एंटी। ओके, आपने एसिडिक मीडियम किया, दोनों में प्रोटोनेशन होगा, ऐसे में यहाँ रिपल्सन लगेगा और ये अपने इस फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ हम कहेंगे एंटी मोर स्टेबल देन गॉस फॉर्म। समझ गए ना कि बेसिक मीडियम में गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल है एंटी से, एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेशन से में रिपल्सन आएगा, ऐसे में एंटी मोर स्टेबल देन गॉस फॉर्म। जस्ट ऐसा ही ये 2COOH ग्रुप है, अट्रैक्शन लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो एसिडिक मीडियम में आप देख रहे हैं कि गॉस फॉर्म मोर स्टेबल देन ठीक है एंटी फॉर्म। लेकिन जैसे ही आपने बेसिक मीडियम किया, यहाँ रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन से ऐसे में ये इस तरह से चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आप देखोगे एंटी फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एंटी फॉर्म है मोर स्टेबल देन गॉस फॉर्म। समझ गए ना। तो इस तरह के क्वेश्चन किसी भी ग्रुप के साथ जहां प्रोटोनेशन होगा और अट्रैक्शन आ जाए वहां पर ध्यान रखें गॉस फॉर्म स्टेबल हो जाएगा, रिपल्सन आ जाए तो कौन सा फॉर्म एंटी फॉर्म स्टेबल। तो रिपल्सन और अट्रैक्शन देखना, जहां अट्रैक्शन बढ़े वहां स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जहां रिपल्सन बढ़े वहां स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। ओके, अब देखो बच्चों एक फैक्टर और बताता हूं और ये है गॉस इफेक्ट। गॉस इफेक्ट में ये बोला गया है कि कन्फर्मर में जो एल्काइल ग्रुप है या जो हाइड्रोजन है ये अपने आप को लोन पेयर के ज्यादा नजदीक रखना चाहेगा देन हाइड्रोजन, अदर हाइड्रोजन या अदर एल्काइल ग्रुप। और ऐसा फॉर्म जिसमें लोन पेयर के पास में एल्काइल ग्रुप हो एडजेसेंट पोजीशन में वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये लिखा है कि मॉलिक्यूल हैज जनरल टेंडेंसी टू गेट ओरिएंटेशन where the alkyl group is close to lone pair then hydrogen and alkyl group। समझ गए बच्चों कि जो एल्काइल ग्रुप है अगर मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर है तो एल्काइल ग्रुप अपने आप को लोन पेयर के पास रखने में ज्यादा स्टेबिलिटी पाता है और ऐसा ओरिएंटेशन ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टेरिक रिपल्सन जो होता है स्टेरिक क्राउडिंग के कारण वो लोन पेयर में सबसे कम, हाइड्रोजन में ज्यादा और एल्काइल ग्रुप में और ज्यादा रिपल्सन लगता है। देखो कैसे समझ सकते हैं, CH3 CH2 NH2, ओके ये 1 ये 2, मैंने यहां पर ये हो गया CH3 ग्रुप, फिर यहाँ पे कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, मतलब हमने इनके बीच का रोटेट ये एक्सिस ली है, ये हो गया CH3, फिर ये पीछे वाला ये वाला कार्बन हो गया C2 कार्बन जो है, फिर ये 2 H जुड़े हैं, फिर सामने नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से 2 H। तो मैं यहाँ H और यहाँ लोन पेयर कर दूं और फिर इसे 60 डिग्री रोटेट करा दूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 स्टेरिक क्राउडिंग दिख रही है, H और CH3 H और CH3, 60 घुमा दे ऐसा आ जाएगा। तो अब यहाँ पर एक लोन पेयर और एक CH3 आ गया, जबकि यहाँ पर दोनों तरफ H थे, तो ये वाला जो है ना मोर स्टेबल फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक स्टेरिक क्राउडिंग है जबकि यहाँ पर 2 है। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप एक लोन पेयर के नजदीक आ गया जबकि यहाँ पर लोन पेयर से मैक्सिमम, तो ऐसे में ये ज्यादा स्टेबल होगा। जस्ट ऐसा ही CH3 OCH2 CH3, ये CH3 ये है। फिर हम यहाँ पर आ जाए, कौन कौन से देखो यहाँ से देखो 1 2 3 4, पहला ये है, फिर यहाँ पर मैंने ये दूसरे नंबर का ये वाला कार्बन, ये फिर उससे जुड़े 2 हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन और इससे ये 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन में इस तरह से होते हैं, और फिर ये है CH3। अब आप देख रहे हैं कि अगर ये वाला ओरिएंटेशन है तो ये CH3 2 लोन पेयर के कांटेक्ट में है। अगर हम इसे 60 घुमा दें, उठा के सॉरी 1 कितना रोटेट कर दिया 120 डिग्री, यहाँ पर भी हमने 120 डिग्री रोटेट किया था, सॉरी मैंने 60 किया। तो यहाँ पर जैसे ही आप 120 डिग्री रोटेट करोगे तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा और लोन पेयर की पोजीशन। तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर ये लोन पेयर और मिथाइल ग्रुप था, जबकि यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप
और एल्काइल ग्रुप के बीच में रिपल्सन आ जाएगा और ऐसे में, और यहाँ केवल एक नॉन पेयर मिथाइल की क्राउडिंग है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा नहीं, तो फर्स्ट मोर स्टेबल देन सेकंड। तो इस तरह से आपको जो है कन्फर्मर्स जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करना है। गॉच इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अट्रैक्शन, स्टेरिक स्ट्रैंड, स्टेरिक रिपल्सन, इस तरह से। तो अभी तक मैंने यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन में न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये सब कुछ जो सिंपल टर्मिनोलॉजी है कन्फर्मेशन से रिलेटेड वो बताई है। कल हम लेंगे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन इनमें कन्फर्मेशन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, थैंक यू, बाय, सी यू।